Welcome once again, beta. We will continue our chapter 6, weavers, iron smelters and the factory owners. इस चैप्टर में हमने बात किया था इससे पहले वाले टॉपिक में किस तरह से आपका इंडियन टेक्सटाइल्स है, ठीक है ना। इंडियन टेक्सटाइल्स का डिक्लाइन हो गया। जो इंडिया का सूती कपड़ा है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, अमेरिका के अंदर या फिर ब्रिटेन की बात करें, अब इसका डिक्लाइन का पीरियड आ चुका था। जब हमने आपको लाइव क्लास के अंदर बताया था कि जैसे ही ब्रिटेन के अंदर सिल्क का प्रोडक्शन होने लगा, इंडस्ट्री मैकेनाइज्ड हो गई और ब्रिटेन के जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने सरकार के ऊपर देयर वाज अ प्रेशर फ्रॉम दीज पीपल कि भाई इंडिया से अभी मंगाना बंद करो, नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा, ठीक है ना। Once again you are welcome. We will continue our chapter number 6, weavers, iron smelters and the factory owners. इसमें हमने इससे पहले वाले टॉपिक में बेटा बात की थी द डिक्लाइन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन कैसे हो गया था। हमने बात की थी ड्यू टू द मैकेनाइजेशन, वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था, मैकेनिकल फॉर्म में ले रहे थे, ठीक है ना। और इसका असर भारत में जहाँ मैनुअली काम कर रहे थे हाथ से, इसके ऊपर पड़ा और वहाँ अपने इंडिया के जो वीवर्स थे, बुनकर थे, अब इनके पास में कोई काम नहीं रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैकेनाइज हो नहीं पाया, ब्रिटेन के अंदर मैकेनाइजेशन था और उन्होंने भारत का जो इंडिया से जो कॉटन के बने हुए प्रोडक्ट जाते थे सूती कपड़े से, उसकी डिमांड वहाँ पर कम होगी बिकॉज काफ़ी उसका रेट बढ़ गया। इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने लगा दी ब्रिटेन में। हम अगर ब्रिटेन को हम कुछ सामान को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वी हैव टू पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो ज़्यादा पहले से पे करना पड़ रहा था। बिकॉज ऑफ दैट तो हमारा जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी थी, जो कॉटन है उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी थी। अब हम उससे आगे चलते हैं, हाउ द इंडस्ट्रीज है द मिल्स कम अप, ठीक है ना। कॉटन की मिल्स भारत में कैसे इनका आना हुआ, किस पीरियड में आई, क्या भारत के अंदर भी मैकेनाइजेशन हुआ तो कौन से क्षेत्र में हुआ। अगर किसी पार्टिकुलर रीजन के अंदर कॉटन की मिल्स वगैरह का डेवलपमेंट हुआ तो देयर मस्ट बी सम रीजंस बिहाइंड इट। तो हम बात करेंगे कैसे महाराष्ट्र और गुजरात, स्पेशली मुंबई की बात करेंगे। मुंबई के अंदर जो है आपकी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, हाउ दी कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स कम अप इन मुंबई, और उसके साथ ही अहमदाबाद की भी बात करेंगे। बिकॉज ऑफ दी दिस इज द रीजन, गुजरात एंड महाराष्ट्र ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आज के गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, कॉटन यहाँ पर काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉटन जब आपको रॉ मटेरियल मिलेगा तो इंडस्ट्रीज में ही कम अप, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज ज़्यादा आने लगेगी और इंडस्ट्रीज ज़्यादा आएंगी तो लेबर की रिक्वायरमेंट मिलेगी, लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस देयर वाज वन अनदर रीजन दैट वाज ऑफ द बॉम्बे पोर्ट। बॉम्बे पोर्ट है, वहाँ से आप दूसरे देशों से जो नई मशीन है वो ला सकते हो एंड इवन योर फिनिश्ड प्रोडक्ट कैन बी एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज, राइट। तो ये सब फायदे थे मुंबई के पास में होने की। साथ ही साथ हमने बात की कि कॉटन का प्रोडक्शन इसलिए हो रहा था कि गुजरात और महाराष्ट्र की ज़मीन में वहाँ पे कॉटन होती ही है। और उसके साथ साथ में दूसरा कारण भी कैसा हुआ कि अगर हम बात करें 1914 टू 1918, इस दैट वाज द टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उस टाइम में पहला विश्व युद्ध हुआ था और ब्रिटेन के अंदर अब ये हमारे लिए अच्छा मौका था बिकॉज ऑफ द ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज है
नाउ दे स्टॉप्ड मेकिंग क्लॉथ्स, ठीक है ना, अब उन्होंने कॉटन के क्लॉथ्स बनाना बंद कर दिया। ऑल द यूरोपियन, इनफैक्ट पूरे यूरोप की जो कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, अब वो उन्होंने सामान बनाना शुरू किया, हथियार गोला बारूद के ऊपर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, बिकॉज एक विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था। अब भारत से इनको और कपड़े की डिमांड के लिए फिर भारत में ये डिमांड पूरी होने लगी, भारत में डिमांड रखी जाने लगी, तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर, आप कह सकते हो कॉटन टेक्सटाइल की जो मिल्स हैं वो उस पीरियड में आई, ठीक है ना। और इसके बाद में हम फिर स्टील के प्रोडक्शन की बात करेंगे। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के बारे में तो आपने सुना ही हुआ है। तो सबसे पहले कॉटन मिल्स कैसे आई? फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेटअप as a spinning in मुंबई इन 1854। मुंबई में वो स्पिनिंग जेली जो ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर 1854 से 90 ईयर्स पहले आ चुका था, ठीक है ना। कब हुआ? 1764 में। अब भारत में भी 90 साल बाद सही यहाँ पर भी स्पिनिंग वाला काम होना शुरू हो गया, राइट। और फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी मुंबई हैज ग्रोन। 19th सेंचुरी के शुरुआत में, ठीक है ना, 1801 से लेके 1810 आप 19th सेंचुरी की शुरुआत बोल सकते हो। मुंबई हैज ग्रोन एज ए इम्पोर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो मुंबई से अब रॉ मटेरियल दूसरे देशों के अंदर, ब्रिटेन या यूरोप के अंदर, हम ब्रिटेन या चाइना के अंदर हम रॉ मटेरियल भेज सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर की, राइट। तो बाय 1900 और 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन मुंबई। और ये तो बात है 1854 की, लेकिन 1900 के आते आते मुंबई के अंदर अपने आप में मुंबई में ही अकेले 84 मिल्स आ चुकी थी, राइट। तो फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वाज स्टार्टेड इन 1861। अहमदाबाद में काफ़ी पहले आ चुकी थी 1861 में। ग्रोथ ऑफ द कॉटन मिल लेड टू द डिमांड ऑफ द लेबर्स। अब जब कहीं पर भी कॉटन मिल्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिमांड फॉर द लेबर क्लास, ठीक है ना। मेहनत कश मजदूरों की वहाँ पर ज़रूरत की आवश्यकता होगी, राइट। थाउजेंड्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स, आर्टिशियन, एग्रीकल्चरल लेबर्स मूव टू द सिटीज टू वर्क इन द मिल्स। क्योंकि किसान हैं और जो गांव के अंदर लोग हैं उनको पूरे साल भर काम नहीं मिलता है, वो खेती से रिलेटेड कुछ काम करते हैं जो साल में 4 महीना 3 महीना काम है, बाकी टाइम बेचारों के पास काम नहीं है। दीज थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स एंड दी आर्टिशियन, एग्रीकल्चरल लेबर्स, ये सब अब शहरों की तरफ आने लगे मिल में काम करने के लिए। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया फेस मैनी प्रॉब्लम्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सामने भी बहुत सारी समस्याएं आई। अपने यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन हो रही थी, बट इस पीरियड में भी बहुत सारी समस्याएं क्या थी? इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन। मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ अपनी लाइव क्लास के अंदर कि ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा था वो काफ़ी सस्ते दाम में, बिकॉज ऑफ द मैकेनाइजेशन, ठीक है ना, मशीनीकरण हो चुका था ब्रिटेन में। अब उसके साथ कंपटीशन यहाँ के जो हाथों से काम हो रहा था, ठीक है ना, उसको कंपटीशन करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर काम कम हो रहा था, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी, इसलिए जो कॉटन है, कॉटन क्लॉथ्स है, उनकी रेट ज़्यादा थे, जबकि ब्रिटेन या यूरोपियन मार्केट से जो यहाँ पर भेजे जा रहे थे उनके रेट कम थे। तो इस कंपटीशन में आवर कॉटन इंडस्ट्री हैज़ डाइड डाउन, ठीक है ना, उनको काफ़ी असर पड़ा। और ऐसे पीरियड में जब कभी ऐसा पीरियड आता है तो कोई क्या करते हैं, हर कंट्री अपने इंडस्ट्रीज़ को, आप कह सकते हो इन्फेंट इंडस्ट्रीज, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर का जो इनिशियल स्टेज होता है दैट इज़ कॉल्ड द इन्फेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि वो उसका बचपन है, इंडस्ट्रीज का बचपन है। तो उस पीरियड में सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करती है? हर देश सपोर्ट करता है। वो दूसरे देशों से क्या करेगा, इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर काफ़ी टैक्स लगा दिया जाएगा ताकि दूसरे देशों से कपड़े नहीं आ पाएंगे बने बनाए रेडीमेड। तो इससे होगा क्या, आपके यहाँ जो है दैट इंडस्ट्रीज विल डेवलप। लेकिन भारत के अंदर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रोल था,
तो वो नहीं रोकने वाले थे ब्रिटेन या यूरोपियन मार्केट से जो कपड़े भारत में आ रहे थे। तो इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा, बट भगवान हमारी मदद करेगा जब विश्व युद्ध का टाइम आएगा, ठीक है ना। कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्रीज। अब लोकल इंडस्ट्रीज को कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, मैं बात कर ही चुका हूँ। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार टेक्सटाइल इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइन। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है तो वहाँ पे टेक्सटाइल का जो इंपोर्ट्स था ब्रिटेन से वो काफ़ी डिक्लाइन हो चुका था, वहाँ से नहीं आ रहा है, अपने देश में ब्रिटेन से कुछ नहीं आ रहा है। एंड द इंडियन फैक्ट्री वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस क्लॉथ्स। इसके साथ साथ में ब्रिटेन से तो कुछ आ ही नहीं रहा है भारत में कपड़े बने हुए, इसके साथ ही हमारे देश में ये बोला जा रहा है कि भाई आप कपड़ा बनाइए, हमको ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में, चाहे वो सोवियत रूस की बात करें या फिर ब्रिटेन की, फ्रांस की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, सभी देशों के अंदर जितने भी वर्ल्ड वार के अंदर इन्वॉल्व थे उनको कपड़े की जरूरत हो और भारत में इसकी तैयारी की जा रही थी। फैक्ट्री वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस क्लॉथ्स फॉर मिलिट्री सप्लाईज विच इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया। इससे आपके कॉटन फैक्ट्री का प्रोडक्शन इन राइट। तो इस तरह से आपने इसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं सेकंड, ये तो हम कॉटन की बात कर रहे थे, अब हम स्टील के ऊपर आएंगे। स्टील के बारे में भी जान लेते हैं। भारत के अंदर उस पीरियड में जो स्टील होती थी उसकी डिमांड, फिर हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्रीज। वो स्टील की क्वालिटी इतनी थी, आपने टीपू सुल्तान की तलवार की बात सुना होगा कि तलवार की धार इतनी ताकतवर होती थी और इतनी शाइनिंग थी उसके ऊपर, हर कोई मुरीद था भारत की स्टील की। एंड दैट स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन द साउथ इंडिया बेसिकली, ठीक है ना, दक्षिण भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन। और साथ में जो भट्टी के अंदर गलाते हैं, आयरन से स्टील का तैयारी होती है, वो एक अच्छा लंबा प्रोसेस था जिसके अंदर तैयार होती थी। तो उसके बारे में हम अगर जाने तो द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील, ये वुड्स नाम फिर हम बात करेंगे कि ब्रिटेन वगैरह में इसको नाम दिया गया वुड स्टील। और बेसिकली जैसे कालिकोस के बारे में बात की थी कि कालीकट बंदरगाह से जो सामान जाता था उसको कालिकोस कहा गया, मौसूल से जाता था उसको मसलिन कहा गया। तो ऐसे ही ये वुड जो है, ये स्टील भी भारत में जो दक्षिणी राज्यों में स्टील को दूसरे नाम से बोला जाता था उसको ही, तमिल की बात करें, ठीक है ना, तो उसको ये ब्रिटेन वालों ने पकड़ लिया। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, कैसे ब्रिटेन के अंदर हमारा भारत का स्टील है उसका। तो स्टोरी कब शुरू होती है इंडियन स्टील की और आयरन की? फेमस स्टोरी ऑफ द टीपू सुल्तान, जिन्होंने 1799 तक शासन किया था, ठीक है ना। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अल्टीमेटली हरा दिया था। इससे पहले हैदर अली का रूल था मैसूर के अंदर, आज के कर्नाटक में। एंड देन केम हिज सन टीपू सुल्तान एंड टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड। उन्होंने, ठीक है, 3 युद्ध लड़े हैं टीपू सुल्तान ने, 4 लड़ाइयाँ लड़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, बट fought 4 wars with the British and died fighting with the sword in his hand। और वो एक ऐसे योद्धा थे, ऐसे फाइटर थे, तलवार को हाथ में लेते हुए वो मारे गए, ठीक है ना, उनके हाथ में रही। तो टीपू का ये जो लेजेंडरी ऐतिहासिक तलवार है, नाउ पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल कलेक्शन, अब इन द म्यूजियम इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया है। तो आप सोच सकते हो जैसे कोहिनूर का हीरा ब्रिटेन के अंदर है, ऐसे ही टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो भी ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे म्यूजियम है, जो हमारे यहाँ से सामान लेके उन्होंने म्यूजियम के अंदर लगा दिया। बट ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें क्या स्पेशल था, टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उसमें क्या स्पेशल था। द sword had incredibly hard and the sharp edge that could easily rip through the opponent's armor। इतने हार्ड और शार्प इसके एजेस थे क्या दुश्मन का कोई हथियार होने दो उसको काट सकता था, ठीक है ना। इजिली कैन रिप थ्रू द अपोनेंट आर्मर
This quality of the sword came from a special type of high carbon steel. अब ये क्वालिटी कैसे आई स्टील के अंदर? बिकॉज ऑफ द हाई कार्बन स्टील, जो स्टील होती थी जिस उसमें कार्बन का जो कंटेंट ज़्यादा होता था और जिसे वुड्स कहा जाता था, और विच वॉज प्रोड्यूस ऑल ओवर साउथ इंडिया। मैंने जैसे कि बताया साउथ इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता था। वुड स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड प्रोड्यूस ए वेरी शार्प एज विद ए फ्लोइंग वाटर पैटर्न। और जब ये वुड स्टील बनाई जाती है तो इसके ऊपर पानी के बहने के पैटर्न में शार्प एजेस होते हैं, ठीक है ना। द पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल एम्बेडेड इन द आयरन। और ये जो पैटर्न बनाया जाता है ना, ये काफ़ी महीन काम होता है, महीन, बहुत बारीकी का। और ये आयरन के स्मॉल कार्बन क्रिस्टल है जिनको आयरन के अंदर एम्बेड करके बनाया जाता है, ठीक है ना, खुदाई के साथ में। तो फ्रांसिस बुचानन हु टूर थ्रू द मैसूर इन 1800, ठीक है ना, एक फ्रांसिस बुचानन है, वो 1800 सेंचुरी में टूर करते हैं, ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ, ठीक है ना। टीपू सुल्तान की डेथ होने के बाद में वो मैसूर के अंदर टूर करते हैं। हैज़ लेफ्ट अस, उन्होंने इनफैक्ट बताया है टेक्निक के बारे में, कैसे वुड स्टील बनाई जाती थी। और इसमें मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस, बहुत सारी सैकड़ों भट्टियाँ होती थी, ठीक है ना, मैसूर में। दीज फर्नेसेस, भट्टियाँ, आयरन वाज मिक्स विद द चारकोल, आयरन के साथ में चारकोल को मिलाया जाता था। एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स, आयरन के साथ में चारकोल मिला के और मिट्टी के घड़े के अंदर इसको रख दिया जाता था। दो द इंटीग्रेट कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील, अब उसमें स्टील का प्रोडक्शन होता था, बहुत टेम्परेचर हाई कर दिया जाता था। और ये खाली स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इन इंडिया, ये जो प्रोड्यूस स्टील इनगोट्स दैट वर यूज फॉर स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द वेस्ट एंड द सेंट्रल एशिया टू। यही तरीका इंडिया के अंदर ही नहीं, वेस्ट के अंदर या सेंट्रल एशिया में भी यही तरीका अपनाते थे, जो स्टील की तलवारें बनाने की बात करो। तो वुड्स कुछ नहीं है, वुड्स एक एंग्लिसाइज्ड वर्ड है, ठीक है ना। ये वुड शब्द है, ये एंग्लिसाइज्ड, इसको अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया यूरोपियन या ब्रिटेन वाले लोगों ने। अदरवाइज इसको कन्नडा में उक्कू के नाम से बोलते हैं, UKKU, कन्नडा में उक्कू, तेलुगु में हुक्कू, HUKKU, तेलुगु में हुक्कू, एंड तमिल और मलयालम में उरुक्कू। इनका सबका मतलब इतना ही है, स्टील। यानी कि अब ये वुड्स देखो कैसे उरुक्कू हुक्कू से बनता हुआ ये वुड्स बन गया अंग्रेजी के अंदर। तो इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट, यूरोपियन साइंटिस्ट भी काफ़ी इससे प्रभावित हो गए। द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और फिर माइकल फैराडे का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्कवर किया और या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवर किया, इसके लिए उन्होंने स्पेंड 4 years स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन वुड्स। वो 4 साल तक भारत में 1818 से लेकर 1820 तक अपने इंडिया की वुड्स की स्टील की क्वालिटी के ऊपर ही स्टडी करता रहा। वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वाज सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया was completely lost by mid 19th century। यानी कि 19th सेंचुरी के मिड में आते आते ये वुड स्टील मेकिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए क्यों। द स्वॉर्ड्स एंड द आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाइड विद द कॉन्क्विस्ट ऑफ इंडिया। जो तलवार और या हथियार बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया का ब्रिटेन के द्वारा जीत लेने के साथ ही ये इंडस्ट्रीज ख़त्म हो चुकी है। तलवारों का युद्ध का पीरियड, जो तलवारों से लड़ा जाता था, अब वो काल ख़त्म हो चुका है। ब्रिटेन का हमारे ऊपर आधिपत्य हो चुका था। तो यहाँ पर जो वुड्स जो तलवार मेकिंग के लिए जो स्टील थी उसका भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गया था, ठीक है ना। ब्रिटिश
एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्लेस आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस बाय द क्राफ्ट पीपल इन इंडिया। फिर उसके बाद में तो आयरन और स्टील का प्रोडक्शन भारत में इतना ज़्यादा हुआ ही नहीं, उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है ना। तो बेसिकली आज हमने कॉटन और मिल कैसे आई हैं, उसमें खाली कॉटन मिल्स अहमदाबाद का और ये मुंबई में नहीं आई, अदर स्टेट्स की भी बात कर सकते हो। कानपुर के अंदर भी कॉटन मिल्स उस पीरियड में उनका एक्सपेंशन हुआ, ठीक है ना। तो कानपुर के साथ साथ में बाकी ये कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए जो मिल लगाई गई थी, एक और मैं बात बता देता हूँ, इसके अंदर पारसी और गुजराती बिजनेसमैन है ना, उन्होंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया था, बिकॉज दे वर द बिजनेसमैन, दे हैड द मनी एट दैट टाइम। तो मिल बेसिकली सिटीज़ में आई, अहमदाबाद में 1861 में, फिर उसके बाद में कानपुर के अंदर भी आ गई, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आज का यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब उत्तर प्रदेश है उसमें आ गई, और इससे जो थाउजेंड्स ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ी, आर्टिशियन एग्रीकल्चरल लेबर जो थे वो शहरों की तरफ मूव कर गए, ये सब तो हम जान ही चुके हैं, ठीक है ना। टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस मैनी प्रॉब्लम्स, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, कौन कौन सी समस्याएं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पास। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।